है एकदम। आधी दाम पे दे रहा हूँ साहब। नहीं चाहिए। अरे आप देखो तो सही, अरे बहुत अच्छा क्वालिटी। अरे भाई एक बार पुराना नहीं चाहिए। क्वालिटी देखो क्वालिटी। ओ मैडम जी देखो ना, मैडम जी लो ना, अच्छी क्वालिटी का है मैडम जी, एकदम अच्छा क्वालिटी का है मैडम जी। अरे क्यों परेशान कर रहे हो, एक बार बोल दिया ना नहीं चाहिए। ओ भाई वो देखो ना, मैडम को कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ उसे। अरे सो रही है वो। गर्दन से खून आ रहा है। क्या? हाँ मैडम के गर्दन से सुची। खून आ रहा है साहब। सुची वो देखो सुची वो देखो सुची। काफी खून बह चुका है, लगता है गोली काफी देर पहले चली थी। ये सब कैसे हुआ मिस्टर आशुतोष। अच्छा, और इनका नाम क्या है? ये मेरी बीवी, मेरी वाइफ सुची, मेरा मतलब है मेरी एक्स वाइफ सुची। एक्स वाइफ? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं चला सर। कुछ मालूम नहीं? तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बगल वाली सीट पे बैठी थी, उस पर गोली चली और तुम्हें कुछ मालूम नहीं? कैसे हो सकता है? मेरा आशु कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो कह रहा है कि उसे पता नहीं चला, तो आई एम श्योर उसे पता नहीं चला होगा। आप जी, मैं मेहिका, इनकी प्रेजेंट वाइफ। मिस्टर आशुतोष, जब सुची को गोली लगी और पिछली सीट का शीशा टूटा तो आवाज तो आई होगी, और आप कह रहे हैं आपको कुछ मालूम नहीं पड़ा? कैसे? दरअसल गाड़ी में म्यूजिक तेज चल रहा था और सुची सो रही थी सर, मुझे कुछ पता नहीं चला। वो बंदा कुछ सामान बेचने आया, उसने जब मुझे बताया तो मुझे पता चला कि सुची। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और सुची सो रही थी। कमाल है, अक्सर लोगों की नींद जरा से आहट से खुल जाती है, और इतने लाउड म्यूजिक में सुची सो रही थी। सर, आपकी बात से पता चल रहा है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सुची और मेरा डिवोर्स जरूर हुआ था, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। आप दिनेश से पूछ लीजिए प्लीज। दिनेश? सर, मैं सुची का भाई आशुतोष सही कह रहे हैं सर। तलाक के बाद भी आशुतोष और सुची में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, कभी कोई मनमुटाव नहीं था। अच्छा, तो आप लोग जा कहाँ रहे थे? हमारी बेटी रूही की बोर्डिंग स्कूल से लौट रहे थे। तो ये सुची कार में बैठते ही सो गई या बाद में? सर, दरअसल हमारे बीच में बहस हो रही थी। आशुतोष, रूही का स्कूल बहुत अच्छा है, हमें उसे उस स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। सूची, ये स्कूल बहुत ही महंगा है, मैं इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं कर सकती हूँ, और मैं अपनी बेटी की एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सूची, करूँगी। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? ओह, तुम्हारा मेल ईगो आगे आ जाता है ना कि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। जानते हो, हमारे डिवोर्स की भी यही वजह थी। एक औरत एक आदमी से ज्यादा कामयाब कैसे हो रिश्तों में सकती होनी है। चाहिए, पति पत्नी में नहीं। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, और ना ही इस बारे में कोई और बात करनी है। रूही इसी स्कूल में रहेगी। उसके बाद हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, मुझे लगा कि वो सो गई है। अच्छा, ये जब झगड़ा हो रहा था तो गाड़ी कहाँ पे थी, किस इलाके में? सर, लिंक रोड के सिग्नल पे, केपी थिएटर के पास। और फिर उसके बाद कौन सा रास्ता लिया आप लोगों ने? सर, वहां से फिर मैंने लेफ्ट लिया पानी फ्लाईओवर की तरफ। और सीधा यहाँ पे आ गए? जी सर। यानी करीब 2 किलोमीटर तक ये गाड़ी चली, तो इस 2 किलोमीटर के बीच में ही कहीं पे गोली चली है सूची। पंकज, एक काम करो, केपी थिएटर से लेके यहाँ से इधर 2 किलोमीटर दूर तक चेक कर लो, कहीं पे कोई सबूत वगैरह मिलता है क्या? मतलब कांच वगैरह का टुकड़ा टूटा होगा, वो देख लेना, और पैदल जाना। 2 किलोमीटर सर? पैदल चलो। गोली बड़ी अजीब एंगल से लगी है, ये नीचे है, गोली ऊपर से नीचे की तरफ आई है। मतलब गोली चलाने वाले को हाथ ऊपर करना पड़ा होगा फायर करते समय। खुली सड़क पे किसी ने गोली मारी है और किसी ने देखा नहीं। हो सकता है खूनी थोड़ा दूर हो, फिर भी मुश्किल है निशाना लगाना ये चलती गाड़ी पे, और वो भी तब जब खूनी किसी गाड़ी पे हो या बाइक पे।
ऐसे निशाना लगाना इतना आसान नहीं है। रास्ते में कहीं पे गाड़ी रोकी थी तुमने? सिग्नल पे रोकी थी सर, बस ऑटो ही नहीं। अगर सिग्नल पे किसी ने गोली चलाई हो या फिर कहीं और से भी गोली चलाई हो तो वो निशाना लगाने के लिए वक्त तो लगेगा। तो किसी ने गोली मारते हुए किसी को देखा कैसे नहीं? हेलो, हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हूँ? एसीपी साहब का फोन था, एक और लाश मिली है कामरे ब्रिज के नीचे। सर, आपको पता कैसे चला इस लाश का? लोकल पुलिस को आसपास के लोगों ने कंप्लेंट दी थी। 2 घंटे पहले लाश मिली है। सिर के पीछे घाव है और सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसे किसी ने यहाँ पे मारा या कहीं और मार के यहाँ पे फेंका है? देखते हैं सर, रोड पर एक लवारिस बाइक भी मिली, मुझे लगता है इसी आदमी की वो बाइक। स्किड मार्क। सर, ऐसा लगता है ये आदमी बाइक पे जा रहा होगा, किसी ने पीछे से गोली मार दी, डिसबैलेंस हो गया, गाड़ी बाइक स्किड होके किसी चीज से यहाँ पे टकराई होगी और उसकी बॉडी यहाँ नीचे गिर गई। सर पे चोट उसी वक्त लग गया होगा। सर, समझ में नहीं आ रहा ये आदमी कौन है, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये मिसिंग पर्सन ब्यूरो में पूछताछ करूं क्या? फ्रेडी, इतनी जल्दी कोई भी मिसिंग पर्सन ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। काम करो, आरटीओ में जाकर इस बाइक का रजिस्ट्रेशन चेक करो, सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, मालिक कौन है वगैरह। दूसरे केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, बड़ा अजीब केस है, समझ में नहीं आ रहा गोली किसने चलाई और कहां से। सर, वो पूरा इलाका देख लिया सर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ट्रैफिक पुलिस ने क्या बताया? सर, ट्रैफिक पुलिस वाले, वहां के दुकानदार और 2-3 जन और जो खड़े थे, सबसे पूछा सर, किसी को खून के बारे में कुछ नहीं पता। सर, सूची पे गोली चली कहां से? देखते हैं। सर, मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता कि सूची को गोली कब और कैसे लगी। आशुतोष, दिनेश, मेहिका, सूची के सबसे करीब थे ना तुम तीनों भी? नहीं? तो फिर अब बताओ, सूची की मौत से तुम तीनों में से किसका फायदा होने वाला था? क्या मतलब? सर, हम सूची को क्यों मारना चाहेंगे? उसे मेरी सगी बहन थी, सगी बहन, मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा सर? करोड़ों रुपयों के लिए। और क्या? करोड़ों रुपयों के लिए। मुझे क्या फायदा हो सकता था? मेरा और सूची का तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। हो सकता है डिवोर्स ही वो वजह हो। डिवोर्स के बाद भी मैं और सूची बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी अपनी पहली बीवी के साथ जो दोस्ती थी, वो शायद तुम्हारी दूसरी बीवी को पसंद ना आई हो। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इनकी दोस्ती से क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे इनकी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर टाइप की लड़की नहीं हूँ। अगर सूची की हत्या तुम तीनों में से किसी ने नहीं की, तो फिर किसने मारा सूची को? किसने मारा? मैं बताता हूँ आपको। सूची एक एनजीओ में काम करती थी, उसने वहां पर शेली नाम की एक अकाउंटेंट का भांडाफोड़ किया था, क्योंकि शेली पैसे को लेकर हेराफेरी कर रही थी। तुम्हें लगता है कि शेली का हाथ हो सकता है सबके पीछे? या सर, कई बार शेली ने उसको धमकी भी दी थी। सर, मुझे तो लगता है कि ये काम पृथ्वी का हो सकता है। अब ये पृथ्वी कौन है? पढ़ाई बदतमीज किस्म का इंसान है, रोमियो टाइप। सूची ने पुलिस में कंप्लेन भी की थी उसके खिलाफ, कुछ दिन के लिए जेल भी गया था। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। सर, ये तीनों गड़बड़ लग रहे हैं। इन तीनों पर कड़ी नजर रखो। बताया शैली और पृथ्वी दोनों को ब्यूरो बुला लेते हैं। सर आरटीओ से बाइक के मालिक का पता चल गया। सर पृथ्वी और शैली का फोन अनरीचेबल आ रहा है, तो मैंने फ्रेडी से कहा है उनकी मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए। ये तो हमारा डिलीवरी बॉय विवेक है। सर हमारी बाइक ज्यादातर यही चलाता था। सर इससे किसने मार दिया? वही पता करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इस विवेक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, ये तो बहुत ही सीधा साधा शरीफ लड़का था। कब से काम कर रहा था वो यहाँ पे? पिछले 1 महीने से राजस्थान से आया था। सर बहुत मेहनती था। सर ये तो यहाँ शहर में किसी को जानता भी नहीं था। ये कहाँ जा रहा था डिलीवरी करने? कहीं नहीं सर। सर छुट्टी थी आज उसकी, इसलिए मेरी बाइक लेकर घूमने के लिए गया था। अच्छा, उसका घर का एड्रेस दे सकते हैं जरा? सर उसका घर का एड्रेस नहीं है, वो यही शॉप में सोता था। उसका सामान वगैरह कुछ? सर ये उसका एक बक्सा है। ये सर, ये विवेक के बॉक्सेस और सारे सामान चेक किए मैंने, उसमें ये सर्कस के पैम्फलेट्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। या तो उसे सर्कस बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, या फिर अपने फ्री टाइम में ये पैम्फलेट बना के वो पैसे कमाता होगा। एक ऐसा मर्डर जिसमें सस्पेक्ट ही नहीं है। आखिर से विवेक जैसे गरीब आदमी को मार के किसी को क्या फायदा हो सकता है? वही तो फिर ये सूची का दूसरा मर्डर जिसमें कई लोगों पर हमें शक है, उनमें से कोई भी गाड़ी के पास जाकर के गोली चला सकता था सूची पर। नहीं बस, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। कौन सी बात से? यही कि किसी ने इसे पास से गोली मारी। क्या मतलब? सर मतलब ये यार ये तो राइफल की गोली है। हाँ सर, और ये गोली सूची के गले पर यहाँ। हाँ बिल्कुल, दूर से भी और बस ऊंचाई से भी। हाँ मैं बताता हूँ। ये देखो बस, 50 डिग्री एंगल से सूची को गोली लगी है। गोली यहाँ से आई, उसने कार की खिड़की का शीशा तोड़ा और उसकी गर्दन में आकर के लगी। ये गोली जिस एंगल से आई है सर, कितनी दूर से चली होगी गोली सर? लगभग 70 फीट की ऊंचाई से। किसी बिल्डिंग से गोली चलाई है, स्नाइपर तैयार बैठा था बिल्डिंग के ऊपर गोली चलाने के लिए। काम करो, जरा इस एरिया का मैप निकालो। तो गोली गाड़ी के बाई तरफ से आई थी, और बाई तरफ तकरीबन बहुत सारे ये बिल्डिंग्स और हाई राइज टावर्स हैं। तो जिस जगह पर दोनों का झगड़ा हुआ, वहां से लेके सूची की लाश जहां पे मिली, उसके बीच में तकरीबन 15 से 20 टावर्स हैं। इन्हीं में से किसी एक बिल्डिंग से गोली चली होगी। ये अभिजीत सर के आदमी क्या? मार्क है फ्रेडी, ठीक उसी हाइट पे जिस हाइट पे सूची पे गोली लगी थी। मेरे हाथ में ये डिजिटल डिस्टेंस रीडर है, इससे ये लेजर लाइट उस मार्क पे अगर ठीक जाता है तो इसका मतलब है कि गोली यहाँ इसी बिल्डिंग से चली है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये अभी करके देखते हैं। हाँ दया, मैं तैयार हूँ। ओके अभिजीत, थोड़ा राइट में आना, राइट में। हाँ हल्का, थोड़ा लेफ्ट, बस बस बस, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। ये देखा, ये लेजर ठीक उस मार्क पे हिट नहीं कर रहा, लग नहीं रहा वहां पे। गोली ऐसे नहीं चली सर। एग्जैक्टली। अरे ये स्नाइपर के पास ज्यादा वक्त थोड़ी ना होगा निशाना इधर उधर करने के लिए, जब उसने सूची पे गोली चलाई। एक काम करते हैं, किसी और बिल्डिंग में देखते हैं। ठीक है, चलो। हेलो। हाँ हेलो, क्या ये फैंटेसी सर्कस
जयपुर राजस्थान का ऑफिस है? जी हाँ, बोलिए। देखिए, मैं मुंबई सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। क्या आपके यहाँ कोई विवेक काम करता था? हाँ, जानता हूँ विवेक को। वो इसी सर्कस में काम करता था। क्या हो गया? क्या काम करता था वो, कुछ बता सकते हैं? देखिए साहब, अगर सारा दिन आपसे फोन पे लगा रहोगे ना तो मेरा शो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपकी बात अपने मालिक को बोलता हूँ, वो आपको कॉल करेंगे, समझे? हेलो। कमाल है सर, बिल्डिंग में वॉचमैन ही नहीं था। लगता है गोली यहीं से चली होगी। देखते हैं। हाँ अभिजीत, रेडी है? नहीं अभिजीत, यहां से निशाना कुछ ठीक से लग नहीं रहा। थोड़ा राइट में आना, राइट में। और थोड़ा। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। यहां पे लग गया निशाना। इसका मतलब शुचि यहां पे थी जब उसको गोली लगी। पंकज, रेडी? जरा देखो आसपास, उस स्नाइपर ने कोई सुराग छोड़ा है क्या? लेकिन यार दया, यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर तो है नहीं। ऐसा कौन सा स्नाइपर था जो वहां बिल्डिंग पे बैठ के इतनी तेज चलती हुई गाड़ी पे ऐसा निशाना लगा है जो शुचि की गर्दन पे जाके लगे? हाँ, ये बात तो है। आशुतोष, जब तुम्हारी गाड़ी ये यहाँ पर थी जी, तभी किसी वजह से तुम्हारी गाड़ी को स्लो करना पड़ा हो या फिर रोकना पड़ा हो, कुछ याद है? हाँ सर, मैं जब ड्राइव कर रहा था तो गाड़ी के आगे एक भिखारी आया था। मुझे ब्रेक मारनी पड़ी थी। भिखारी? हाँ, क्या हुआ? इस तरफ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? वहां भी कुछ नहीं है सर। ये भिखारी दिखने में कैसा था? सर, उसके एक हाथ में बैसाखी थी, लाल रंग का पोटला, गले में गमछा और शायद आधा गंजा था। अभिजीत, इस फ्लाईओवर के नीचे बहुत भिखारी बैठे हुए होते हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। मैंने सुना जो आशुतोष ने बताया भिखारी के बारे में। मैं यहाँ नीचे जाके देखता हूँ। कौन हो तुम लोग? इससे पूछ के यहाँ पे आए? तुम यहाँ के वॉचमैन हो? ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? मेरी मर्जी। और तुम कौन होते हो मुझे ड्यूटी सिखाने वाले? सीआईडी। सीआईडी? जाते हो, तुम्हारे वजह से यहाँ पे एक औरत का खून हो गया। मेरी वजह से खून? किसी ने यहाँ छत से नीचे एक औरत पे गोली मारी। क्या जानते हो उसके बारे में? रुक जा। सब कुछ नहीं किया सब मैंने कुछ नहीं किया सब मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? मैं डर गया था सब। What? क्यों डर गया था? क्या जानता है इस खून के बारे में? साहब, मैंने पैसे लिए थे लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो किसी का खून करने वाला है। साहब, कौन था वो आदमी? पहले कभी देखा नहीं साहब। उसने बोला कि वो बिल्डिंग की छत पे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। साहब, उसने 2 घंटे को 15,000 रुपए दिए थे। साहब, मैंने तो इतने 1 महीने में भी नहीं कमाए। साहब, उसने हेलमेट पहन रखा था और चश्मा लगाया हुआ था। अरे सुनो भाई, ओ भाई साहब, ये एक ऐसे आदमी को देखा है जो लाल गमछा बांधता है, अरे लाल रंग की पोटली रखता है और बैसाखी से चलता है? क्या? अरे सुनो भाई, यार एक आदमी को देखा है तुमने जो लाल रंग का गमछा बांधता है, पोटली है उसके पास लाल रंग की, बैसाखी से चलता है? नहीं देखा? अरे सुनना जरा, अरे सुनो भाई, बात करनी है यार। अरे ए, क्या कर रहा है भाई? अरे रुको यार।
सिपाही होने का नाटक कर रहा है। तुझे मालूम है बिना पैर के आदमी कैसे जीता है? अरे कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं रास्ते का भिखारी नहीं मांग के जीता। तो जानबूझ के उस लाल वाली गाड़ी के नीचे गिरा था ना? कौन सी लाल गाड़ी? मैं किसी गाड़ी के आगे नहीं आया। साहब क्या दादागिरी है, आप इसे छोड़ दीजिए वरना ठीक नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। पीछे CID से हूँ मैं। किधर चलो? शराफत से बता दे वरना मैं अपने पे आ गया तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, आप पक्का CID से तो बताता हूँ। वो एक आदमी ने मुझे पैसा दिया था ये सब करने के लिए, और उसने कहा था कि जैसे ही लाल गाड़ी आती है तुम उसके आगे गिर जाना। तो मैं गिर गया साहब। तुझे पता कैसे चला कि लाल गाड़ी कब आएगी? वो छत पे एक आदमी खड़ा रह के इशारा करने वाला था, जैसे उसने इशारा करना मैं गाड़ी के आगे गिरना, ऐसा हमारा प्लान था साहब। तुझे मालूम है एक औरत का खून हो गया तेरे इस प्लान के चक्कर में? साहब मुझे माफ कर दो, मैं रास्ते का भिखारी हूँ, देखो मेरी हालत कैसी है साहब, मुझे छोड़ दो। चुप, ये बता वो आदमी कैसा था दिखने में? नहीं वो साहब मोटरसाइकिल पे आया था, हेलमेट पहने हुआ था तो चेहरा दिखाई नहीं दिया। अरे यार कुछ तो देखा होगा, कुछ सुना होगा तूने? उसका फोन आया था, सामने वाले ने कहा था कि जल्दी जल्दी मिलने आओ, तो हाँ तो उसने कहा था कि मैं पहुंचता हूँ। कहाँ पहुंचने का बोला था, कुछ याद है? कुछ सुना तूने? हाँ याद आया, भांडुप मिल। हाँ भांडुप मिल, भांडुप मिल। अच्छा ठीक है वापस आ जाओ, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। हाँ अभिजीत भांडुप मिल से वापस आ रहा है। उसका कहना है कि मिल एकदम सुनसान पड़ा है, कोई सुराग हाथ नहीं लगा उसके। खूनी तो वहीं पे भाग कर गया होगा, हो सकता है अभिजीत पहुंचने से पहले वहां से गायब हो गया। पंकज, अच्छा पंकज एक काम करो, जिस वक्त सूची को गोली लगी थी उस वक्त उस एरिया में कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे पता लगाओ, स्नाइपर का फोन उसी में से एक हो सकता है। चल हाँ। पंकज ये भी देखना कि उनमें से कितने लोग भांडुप मिल गए थे। सर सर ये शैली है, NGO अकाउंटेंट। सूची एक NGO में काम करती थी, उसने वहां पर शैली नाम के एक अकाउंटेंट का भांडाफोड़ किया था। और ये पृथ्वी है जिनके खिलाफ सूची ने रिपोर्ट लिखवाई थी। सूची ने पुलिस में कंप्लेन भी की थी उसके खिलाफ, कुछ दिन के लिए जेल भी गया था। आपने सोच भी कैसे लिया कि सूची के खून में मेरा हाथ हो सकता है? हाँ सर, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। शैली तुम्हारी नौकरी चली गई थी सूची के वजह से, और उसके बाद से तुम्हें अभी तक कोई नौकरी मिली नहीं। उधार के पैसे ले लेके घर का खर्चा चला रही हो तुम, हाँ? और पृथ्वी, एक हफ्ते तक तुम्हें जेल में रहना पड़ा, अपने मोहल्ले में काफी बदनामी हुई तुम्हारी, क्यों? तो क्या हुआ? अगर मुझे बदनामी का इतना डर होता तो मैं अपना घर बदल लेता, मर्डर थोड़ी ना करूंगा मैं किसी का। एंड सर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, इट्स जस्ट लाइक कि मुझे मेरे लायक कोई जॉब नहीं मिल रही है, इस वजह से मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। आपको आशुतोष और उसकी नई पत्नी मिहिका से पूछताछ करनी चाहिए। वो आपस में खुश नहीं है लेकिन दिखावा करते। आशुतोष तो सूची के पास वापस जाना चाहता है, शायद मिहिका ने इसीलिए। एंड सर सूची की ना उसके भाई दिनेश से भी नहीं बनती थी, हमेशा ना फोन पे उससे झगड़ती ही रहती थी। अच्छा, और किस बात को लेके होता था ये झगड़ा इन दोनों भाई बहन के बीच? एक्चुअली सर दिनेश ने आशुतोष को धमकी दी थी कि सूची से दूर रहे, शायद सूची को यही अच्छा नहीं लगा होगा। इन एक बार सूची ने मुझे ये भी बताया था कि मिहिका जलती है उसकी और आशुतोष की दोस्ती से। 100% इन्हीं में से किसी एक ने उसका मर्डर किया। हाँ सर। अच्छा ठीक है, जा सकते हो तुम दोनों, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता ये शहर छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। इस केस में किसी की बातों का भरोसा नहीं हो रहा सर, ऐसा लगता है कि सब के सब झूठ ही बोल रहे हैं। हाँ, पर यार जो भी है उसने बड़ी लंबी प्लानिंग की है। पहले भिखारी को पैसे दिए, फिर वॉचमैन को हायर किया, फिर स्नाइपर को हायर किया, और सही वक्त मिलते ही सूची को उड़ा दिया। सर, हाँ
सर जिस वक्त सूची को गोली चली थी सर, उस वक्त ब्रिज के आसपास 2000 लोगों के मोबाइल आते हुए। तो उसमें से कौन सा मोबाइल फोन भांजे की तरफ गया देखा? एक फोन गया था सर उस तरफ, लेकिन वो प्राइवेट नंबर है तो वो ट्रैक नहीं हो पाया। और क्या बता सकते हो इस नंबर के बारे में? यही सर कि वो मिल तक गया लेकिन रुका नहीं, वो सीधे चला गया कामरी ब्रिज की तरफ और फिर वहां से सिग्नल चला गया सर। कामरी ब्रिज? सर विवेक की लाश भी तो हमें उसी ब्रिज को नहीं मिली थी। ये कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता? राजस्थान में फोन कर दे विवेक के गांव, पुलिस वालों को क्या इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में देखते हैं। ये विवेक भी तो खूनी हो सकता है। किसी ने विवेक का खून कर दिया, एक खूनी का खून। कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, इस केस में कुछ भी हो सकता है। अबे बार बार भागता क्यों है? अरे हाँ, बार बार मेरे पीछे पड़ते हो, क्यों पड़ते हो मेरे पीछे? बात करनी है तेरे से। मुझे नहीं बात करनी है। तो बहुत हुआ साहब, आप हम लोगों को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। कोई परेशान नहीं कर रहा, हम अपना काम कर रहे हैं, जाओ। हमको कुछ नहीं सुनना है, जाइए यहाँ से। अरे एक आदमी का खून हो गया, समझ में नहीं आता। हाँ तो क्या हम लोगों ने खून किया है? हाँ, हम लोग गरीब लोग हैं, भीख मांग के खाते हैं, तो उसका मतलब हम पे इल्जाम डाल देंगे आप लोग? हाँ देखो ना। अभिजीत तो ठीक हो? थोड़ा सा ओह नो, पत्थर लग गया है। क्या किया तुम लोगों ने? हाँ? ये देख, इसने पैसे दिए थे तुम्हें? इसका भी खून हो गया? हाँ मर गया ये, ध्यान से देख। क्या ये वही आदमी है जिसने तुझे बोला था कार के आगे गिरने के लिए? जरा जूम करो। ऐसी घड़ी उसने भी पहनी थी। शायद जिसने पैसे दिए होंगे इस आदमी को, उसी ने सबूत मिटाने के लिए इसे भी मार दिया। हाँ पंकज। हाँ अच्छा, ओह ठीक है ठीक है, ओके ओके थैंक यू। पंकज का फोन था, बता रहा था कि विवेक राजस्थान में किसी सर्कस में काम कर रहा था, निशानेबाज था। 1 महीने पहले उसने सर्कस की नौकरी छोड़ दी। कह रहा था कि मुंबई में कोई अच्छी नौकरी लगी है उसे, और हाँ जाते जाते वहां से वो राइफल वो भी चुरा के ले गया। राइफल चुरा के आया था? सुच्ची की सुपारी लेकर आया होगा यहाँ पे, और ये दुकान पे इसलिए काम कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, और इस पूरे जुर्म का जो मास्टरमाइंड है वो राजस्थान तो गया होगा इस विवेक को सुपारी देने के लिए। है कौन ये मास्टरमाइंड जो आंखों के सामने रहकर भी नजर नहीं आ रहा है? अरे मिस्टर आशु। सर आप लोग यहाँ? मिस्टर आशु, उस आदमी का पता चल गया है जिसने शुचि पे गोली चलाई थी। वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। आपने पकड़ लिया उसे? विवेक नाम है उसका। आप लोग किसी विवेक को जानते हो? नहीं तो। कमाल है, आप किसी विवेक को नहीं जानते हो, मगर 15 बार कॉल किया आपने अपने मोबाइल से। क्या? सर मैं जब किसी विवेक को जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसे फोन क्यों करूंगा? सिर्फ इतना ही नहीं, उससे मिलने तुम राजस्थान भी गए थे। सर्कस में उसकी गोली चलाने की कला तुम्हें इतनी पसंद आ गई थी कि सूची को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया उसे। क्या? एक मिनट सर, एक मिनट। ये बात सच है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए राजस्थान गया था, लेकिन मैं कोई सर्कस में नहीं गया था। और मैं जब कोई विवेक को जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसे फोन क्यों करूंगा? तो क्या ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं? सर ये हो सकता है कि मेरे फोन से किसी और ने फोन किया हो मेरी गैर मौजूदगी में। अच्छा, तो आप अपना फोन ऐसे ही लापरवाही से इधर उधर छोड़ देते हैं क्या? नहीं सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, ओके। डॉक्टर सालुंकी का फोन था, हमें फॉरेंसिक लैब में बुलाया आशुतोष को लेके। बस सूची यहाँ बैठी हुई थी इस सीट पे,
और ये इस सीट का हिस्सा है जो पीछे की तरफ, और ये है वो लीवर जिससे सीट आगे पीछे होती है, और इस लीवर को जाम कर दिया गया है। लीवर को जाम कर दिया गया है? हाँ यार, बस यही सुना कैसे? इसके लिए आपने हमको वहां से बुलाया? पंकज, क्या तेरी पूरी बात सुनो ना। सुराग ये नहीं है कि ये लीवर अटका हुआ है, सुराग ये है कि इसे जानबूझकर पीछे अटकाया गया है। सर सीट जानबूझ के कोई खराब क्यों करेगा? यही तो हम लोग भी सोच रहे थे। आशुतोष, ये तुम्हारी इस गाड़ी की सीट कब से ऐसी है, कब से पीछे अटकी पड़ी है? सर परसों रात तक तो ठीक थी, लेकिन कल सुबह जब निकला तो रिक्लाइन काम नहीं कर रहा था। मेरे पास ठीक कराने का वक्त नहीं था, इसलिए ऐसे ही निकल पड़ा। तालुम के साथ सीट खराब होने का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है फ्रेडी, और लेना देना यह है कि खूनी चाहता था कि सीट पीछे अटकी रहे ताकि सूची की पोजीशन ऐसे रहे पीछे की तरफ। सर अगर वो आगे बैठती या पीछे बैठती तो उससे खूनी को क्या फर्क पड़ता? खूनी तो गोली चलाने वाला था ना। यार पंकज, तुम एक काम करो, यहाँ ड्राइविंग सीट पे बैठ। सारिका, तुम सूची की जगह। हाँ। अब मान लो कि मैं सूची हूँ, तो जब मैं इस सीट पे बैठी थी तब मेरा सर ऐसे था। बॉस, सूची का सर यहाँ होने का फायदा खूनी को तब मिलता जब उसका एम सूची नहीं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी होता, मतलब आशुतोष होता। लेकिन आशुतोष को किसी भी वजह से बहुत जबरदस्त ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक की वजह से झटका लगा और झटके में सूची आगे आई और बॉस, गोली आशुतोष को लगने की बजाय सूची को लग गई। सर इसका मतलब आशुतोष खूनी नहीं बल्कि कोई उसका खून करना चाहता है। आशुतोष जी सर। फिर एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दुश्मन है? कोई ऐसा दुश्मन जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? याद करके बताओ, सोचो। नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं कैसे आशुतोष, कोई तो होना चाहिए जिसने उतनी प्लानिंग की है तुम्हारी जान लेने की, सीट को भी जाम कर दिया। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गाड़ी की एक ही चाबी है और वो चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता सर कि ये सब क्या हो रहा है। कोई बात नहीं आशुतोष, तो जो कोई भी है हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो जो तुम्हें मारना चाहता है। ठीक है, चलो चलते हैं, आ जाओ। जी सर। सर हमने आशुतोष को जाने क्यों दिया? अगर खूनी ने फिर से हमला कर दिया तो? देखते रहना पंकज, अब हम आशुतोष की हर मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, हर बात हमें सुनाई पड़ेगी। सर वो किसे? दैन ट्रांसमीटर बग जो लगाया है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, तो आ जाओ घर पे। वहां पर वो जगह तो बंद है ना? ठीक है, आता हूं। क्या कर रहे हो? गन? माय गॉड, गोलियों की आवाज है।
जल्दी चलो, कहीं और एक खून न हो जाए। सर बस पहुंच ही रहे हैं हम लोग। सर हाँ, हमारा ये वाला जो सस्पेक्ट है सर, अभी अभी खबर आई कि ये भी राजस्थान गया था आशुतोष का पीछा करते करते। ये तो आशुतोष के बिल्कुल करीब था। दिनेश सर मैं सूची का भाई मर गया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मुझे मारना चाहता था सर, ये मारना चाहता था मुझे। क्यों मारना चाहता था इसमें? सर इसे लग रहा था कि इसकी बहन की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूँ। शादी के बाद सूची डिप्रेशन में चली गई थी और उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की, और ये सब मैं नहीं जानता था सर, बिल्कुल नहीं जानता था। जाने अनजाने में इन दोनों की मौत का जिम्मेदार मैं बना हूं सर, जाने अनजाने। पंकज, इसे जरा छांव में बिठा दो, मेरी फोरेंसिक लैब भेज दो। कहानी में नया ट्विस्ट। आशुतोष, जानते हो क्या है ये? नहीं सर, मुझे नहीं पता। नहीं पता? अभी जान जाओगे। पंकज, तलाशी लो इनकी। मगर क्यों? हाथ ऊपर करिए, पता चल जाएगा आपको। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। आप मेरी तलाशी क्यों ले रहे हैं? मेरा यकीन मानिए सर, मेरे पास कुछ रबर बुलेट्स। मुझे नहीं पता सर, इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? हाँ? तुमने इस गन से दिनेश का खून किया, असली बुलेट से। हाँ? तो फिर ये गन कैसे आई तुम्हारे पास, और वो नकली रबर बुलेट कैसे फायर हुआ और कब? सब प्लान मैंने किया था सर, A to Z प्लान मेरा था। सूची की मौत, दिनेश की मौत, और वो प्लान भी यही था कि आप लोगों को यही लगे कि सूची की मौत गलती से हुई थी, बल्कि असली टारगेट मैं था, और आप लोगों का शक दिनेश पर जाए। लेकिन सारा प्लान मिट्टी में मिल गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। क्यों मारा तुमने सूची को? क्या मिला तुम्हें सूची को मारकर? सूची मेरी बेटी रूही को लेकर हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही थी सर, और ये बात उसने मुझसे छिपाई थी। आप ही बताइए सर, अपनी इकलौती बेटी को खुद से दूर कैसे करने देता? और इसलिए तुमने विवेक को, उस शार्प शूटर को पैसे दिए अपनी बीवी सूची की जान लेने के लिए।
और जैसे उसने काम खत्म कर दिया तुमने उसे भी मार डाला। तुमने दिनेश को ऐसा क्या कहा कि वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ गया? मैंने मिहिका को दिनेश के पास भेजा था। क्या? हाँ दिनेश, मुझे अभी पता चला कि आशुतोष ही तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है और वो तुम्हें भी मारना चाहता है। नहीं नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा। दिनेश, पागल हो गए हो क्या? खून करोगे तो? उसने मेरी बहन को मारा, इस सभी बहन को, एक पत्नी को मेरी बहन को मारते हुए उसे कुछ नहीं लगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरी बात तो सुनो। और मौका मिलते ही उसकी गन बदल दी। जो गोलियां दिनेश तुम पर चला रहा था वो नकली थी? हाँ, लड़ाई के दौरान मैंने गन बदल दी थी ताकि आप लोगों को लगे कि आत्मरक्षा के लिए मैंने दिनेश को मारा है और आप लोगों के सामने मैं बेगुनाह दिखूं। क्या छोड़ा तुमने अपनी बच्ची के लिए? ना मां ना बाप। उसी बच्ची को पाने के लिए तुमने उसी की मां को मार डाला और फिर इस जुर्म में तुम भी जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। बताओ आशुतोष, क्या मिला तुम्हें अपनी बच्ची को इस तरह से अनाथ करके? क्या मिला? कौन? मैं कहता हूं कौन है? अरे कहां गायब हो गया? हीरा, अरे हीरा देखो ये लाइट कैसे चली गई। क्या हो रहा है यहां पर? ये कैसा सवाल है? क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा है? मेरे भाई आर्यन की मौत हो गई है। हाँ, दिख तो रहा है कि कितनी जल्दी में आप लोग आर्यन की अस्थि उठाने के लिए। आप कौन है? मेरा नाम तो शिशिर है, लेकिन आप लोग कौन है? इस तरह यहाँ आकर हमसे बदतमीजी से बातें कर रहे हो? सीआईडी, और हमें शक है कि आर्यन का खून हुआ है। सीआईडी, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं मीनाक्षी देवी हूँ, इस घर की मालकिन। यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ। मगर जो... एक मिनट, इससे पहले कि आप कोई और सवाल करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वक्त मेरे घर की चौखट पे खड़े हैं, वो भी अनइनवाइटेड, यानी कि बिना बुलाए। बिन बुलाए नहीं आए हम लोग, हमें फोन किया गया था। ये बताया गया है कि यहाँ पे आर्यन का खून हुआ है। What nonsense? किसने किया था फोन? कोई हीरा नाम है। हीरा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बावजूद तुमने इन लोगों को यहाँ बुलाया? क्यों मीनाक्षी देवी जी, आप नहीं चाहते कि आपके बेटे का खून पकड़ा जाए? या फिर ऐसे तो नहीं ना कि कोई आपका ही करीबी उसी ने ये खून किया हो और आप उस पर पर्दा डालना चाहती? बस, मैं अपने परिवार पे इतना गंदा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर क्या वजह थी सीआईडी को ना कॉल करने की? वजह ये है कि अगर मैं आप लोगों को बता भी दूं कि मेरे बेटे आर्यन का खून किसने किया है, तो ना तो आप लोग यकीन करते और ना ही उसे पकड़ पाते।
मीनाक्षी देवी जी, दुनिया में ऐसा कोई भी खूनी नहीं है जिसे हमने नहीं पकड़ा। नाम बताइए। नाम ही तो नहीं है उसका। मेरे बेटे का खून एक सांप की आत्मा ने किया है। क्या? सांप की आत्मा? हाँ, वो सांप मरने के बाद मेरे बेटे से अपना बदला लेने आया है, भूत बनकर। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो देख लीजिए, मेरे बेटे की गर्दन पे सांप के काटने के निशान हैं। देखिए मैडम। मीनाक्षी देवी। ठीक है मीनाक्षी देवी जी, सीआईडी गवाह, सबूत और सुरागों पर यकीन करती है, भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं। सर दरअसल हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल की खुदाई के वक्त सांप का घर मिला था। आर्यन ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। सर सारे सांप मर गए और अब वो वापस आ गए, भूत बन के बदला लेने। भूत? आप? सर ये मेरी वाइफ है नैना। लेकिन मुझे और आर्यन को तो नजर आया था वो भूत। आखिर उस सांप ने मेरे पति की जान ली। मैंने तो एक तांत्रिक को भी बुलाया था ताकि घर की शुद्धि करा सकूं, लेकिन वो भी बुरी आत्मा को नहीं भगा पाई। सर सभी नौकर घर छोड़कर चले गए, सिवाय फैनी और हीरा के। ये हमारे बरसों के वफादार है। हीरा? हीरा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आर्यन का खून हुआ है? क्या तुम्हें इस सांप के काटने वाली बात पर यकीन नहीं है? हाँ साहब, हम सांप का बदला नहीं मांगते, क्योंकि मैंने इस परिवार का नमक खाया है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आपको बुला लिया ताकि असली खूनी पकड़ा जाए। अच्छा किया, फिर कम से कम कोई तो है इस घर में जो सेंसिबल बातें कर रहा है। क्या खाक अच्छी बातें कर रहे हैं? अगर आपको हमारी बातें इनसेंसिबल लग रही हैं और इन नौकरों की बातें सेंसिबल लग रही हैं, तो फिर बताइए आर्यन की गर्दन पे ये सांप के काटने का निशान कहां से आया? इसी बात की तहकीकात करना चाहते हैं हम मीनाक्षी देवी जी। और आप सब लोग ध्यान से सुनिए, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, हमारा तुम सब पर शक है। हम वो जगह देखना चाहते हैं जहां पर आर्यन को सांप ने काटा था। सर उसको रात को अकेले में स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था। आर्यन यहाँ स्विमिंग करने के लिए आया था रात में, और उसकी मौत के बारे में आप लोगों को पता चला सुबह। आप लोग होश में नहीं थे क्या? हम लोग सब हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए दिल्ली गए हुए थे, आज सुबह ही लौटे। एक मीटिंग के कारण वो हमारे साथ आ नहीं पाया। अच्छा, तो मतलब आर्यन घर में अकेला था, हीरा और फैनी भी घर में थी ना? हाँ साहब, आर्यन जी ने मुझे 10 बजे छुट्टी दे दी थी। मैं बंगले के पीछे अपने रूम में सोने चला गया था। बंगले के उस तरफ? जी। मतलब अगर आर्यन ने यहाँ से मदद के लिए आवाज दी होगी या चिल्लाया भी होगा तो सर किसी ने सुना नहीं होगा। अरे हीरा देखो ये लाइट कैसे चली गई। वैसे हीरा, आर्यन को सुबह कितने बजे देखा तुमने? सुबह 6 बजे, जब मैं उनको चाय देने गया था। वैसे तुम सब लोग दिल्ली गए थे किस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए? सर हमारा खुद का हॉस्पिटल। मेरे पापा डॉक्टर थे और उसके बाद मेरा भाई भी। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। सर मेरा बेटा सचिन और आर्यन की बेटी विनीता दोनों साथ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं बॉस्टन में। अमेजिंग। ये अजीब बात है, घर में पूरा परिवार डॉक्टर है, फिर भी इतना अंधविश्वास। सर। हाँ अभिजीत। तो यहाँ पे तो सांप तो दिन है। हाँ, इसमें सांप हो सकता है, क्योंकि अक्सर सांप चींटियों के या फिर कीड़ों के घरों में अपना घर बना देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन को सांप नहीं डसा हो और ये सांप की आत्मा वाली बात ये लोग फैला रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। सर आर्यन को सांप ने पूल में काटा था,
तो हो सकता है कि सांप की खाल, सलाइवा या सांप का जहर स्विमिंग पूल के पानी में उसके ट्रेसेस हैं। काम करते हैं, स्विमिंग पूल का पानी का सैंपल ले लेते हैं फॉरेंसिक लैब के लिए। क्या 15 मिनट से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। क्या बोलूं यार, ये केस इतना कंफ्यूजिंग है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। एक काम करो, तुम 15 मिनट आराम कर लो, तब तक मैं अपने दिमाग को थोड़ी ताजी हवा दे आता हूं, प्लीज। क्या हम लोग मजाक करने आए यहाँ पर? मजाक? मैं कल कर रहा हूं मजाक। और नहीं तो क्या कर रहा है? यार तुम, अच्छा चलो बॉस, जितनी बात पता चली है ना उतनी बता देता हूं, लेकिन प्लीज कोई सवाल जवाब मत करना, प्लीज। देखो भाई, वो जो स्विमिंग पूल का पानी का सैंपल था ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे सांप के बारे में पता चले। कुछ भी नहीं है, ना सांप की चमड़ी का कोई ट्रेसेस है, ना कोई जहर है उसका, कुछ भी तो नहीं है जिससे उसका डीएनए पता चले यार, कुछ भी नहीं है। तो उसमें कंफ्यूजिंग क्या है? मामला एकदम साफ है सर। पूल में कोई सांप वाप नहीं आया है, इसका खून किसी इंसान ने किया है। क्या कंफ्यूजन है? और खूनी ने यह दिखाने की कोशिश की कि आर्यन की मौत सांप के काटने की वजह से हो। वाह, बहुत अच्छा। भाई आप लोगों को सालूके की जरूरत क्या है यार? देखो भैया, ये बात इतनी सीधी अगर होती तो मेरा दिमाग नहीं भंडारा होता। जितनी सच्चाई इस बात में है कि ये सांप है, उतनी सच ये बात भी है कि ये जो इसकी गर्दन पर जो सांप के कांटे के निशान है, ये असली निशान है। मतलब सांप ने ही काटा है, और इसके शरीर में जो जहर है वो भी सांप का ही जहर है, कोबरा का जहर है यार वो। मगर सर अभी तो आपने कहा कि पूल में सांप आया ही नहीं, फिर आर्यन के शरीर में कोबरा का जहर कहां से आया? यही तो कंफ्यूजन है बच्चे, यही तो कंफ्यूजन है यार। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसे वाकई किसी सांप की आत्मा ने काटा है, जो पूल के ऊपर हवा में उड़ के आई, बिना पानी को टच किया, आर्यन का खून किया और हवा में छू मंतर। ये बात मैंने कही? मैंने कही क्या बात? ये तुमने सोची है यार, ये तुम्हारे शब्द है यार। क्या तू इतना टेढ़ा क्यों हो रहा है? टेढ़ा नहीं हो रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। अरे डॉक्टर साहब, तो आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं? दया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए कहा था कोई सवाल जवाब मत करना, जो बता रहा हूँ वो सुन लेना बस। क्या साहब, एक बात बता, तुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि तेरे से कुछ छूट रहा है तेरे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में? कोई मिसिंग लिंक है जो तू ढूंढ नहीं पा रहा है? नहीं तो दो रिजल्ट कैसे आ सकते हैं? हाँ यार, यही तो कंफ्यूजन है, दो रिजल्ट्स क्यों आएंगे? लेकिन आए बस, सांप का जो असली जहर है उसे, और इसके शरीर में जो जहर है उसको, दोनों को मैंने कंपेयर किया। बड़ी आश्चर्यजनक बात पता चली। आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये आर्यन के शरीर में जो जहर है, ये बताता है कि ये पहले ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया है। जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि सांप का जहर सीधे इंसान की बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो नहीं आता। है क्या ये चक्कर? आर्यन की मौत ना किसी सांप के काटने की वजह से हुई, ना किसी इंसान ने उसे मारा है। तो फिर आर्यन मरा कैसे? हाँ पापा, वो बाकी का जो काम है वो कल पूरा कर लेंगे। मैं जाके तो दूसरा केबिन में से लॉक मार देता हूँ, तब तक आप दोनों इसको लॉक मार दीजिए। ठीक है बेटा। करिए एक्सरे। इम्पॉसिबल, ये तो इंसान के दांतों का एक्सरे, लेकिन इसके दांत तो सांप का है। अरे ये क्या हुआ? एक मिनट सर, मैं देख के आता हूँ। अरे ये आवाज कैसी है? इनके पैर में भी ये सांप के काटने का निशान है। फिर से सांप? क्या कहा सर आपने? सांप? हाँ सांप। क्यों, क्या हुआ? सर लाइट जाने से पहले
शिशिर सर और मैं एक्सरे देख रहे थे। एक्सरे में तो आदमी के दांत के साथ साथ सांप का भी दांत दिख रहा है। मगर अभिजीत, अगर सांप है तो सांप 20 मंजिल चढ़कर ऊपर आया इस बिल्डिंग, ये कैसे हो सकता है? बताया तो है आपको, सांप की आत्मा है, पर आप सीआईडी वाले तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। सर ये एक्सरे नकली हो सकते हैं, ये सब प्रोस्थेटिक के दांत हो सकते हैं। तुम्हारे पापा कमरे में अकेले थे जब चीख की आवाज आई? जी सर। और कोई कमरे से बाहर आते दिखा? नहीं सर। मतलब खूनी किसी दूसरे रास्ते से इस कमरे से बाहर गया है? लेकिन सर यहाँ तो कोई और रास्ता है ही नहीं सर बाहर जाने का। नहीं कैसे होगा? कोई तो रास्ता जरूर होगा, कोई खुफिया रास्ता। सर। हाँ भैया। सर देखिए, दीवार में छेद है। खूनी तो नहीं, पर सांप इस छेद से आसानी से आ जा सकता है इस कमरे में। ये छेद कहीं तो जाता होगा ना? क्या है इस कमरे के बगल में? सर इस कमरे के बराबर में सर एक और कमरा है। जरा वो स्प्रे लेकर जो शाहरुख ने बनाया स्नेक स्लाइम के लिए, जिससे वो कलर बदल देता है अगर स्नेक है तो। नहीं, इसका एक ही मतलब है, कोई सांप नहीं आया था इस कमरे में। सर, बगल वाला कमरा चेक किया, वहां पे तो कोई छेद है नहीं। तो छेद कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ इस दीवार में खत्म हो रहा है। सर ये राहुल और सचिन ने भी कहा कि बाहर किसी आदमी को जाते हुए नहीं देखा। फिर ये खून किया किसने? डेफिनेटली सांप ने तो नहीं किया। अभिजीत, माना कि तुम एक बहुत ही सिंसियर ऑफिसर हो, थैंक यू थैंक यू। बहुत देर में पता चला आपको। लेकिन इस बार तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। कचरा कर दिया है। क्या 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 गलत अंदाजा है? क्या गलत है? वो ये कि शिशिर की मौत भी सांप के वजह से हुई है। हमें उसके शरीर में से जहर मिला है सांप का। ये कैसे हो सकता है? और क्राइम सीन पे तो कोई सांप नहीं था। हाँ, ना सांप ना आदमी। शिशिर कमरे में अकेला था। गवाहों ने बताया जब चीखने की आवाज आई, उसके बाद से कमरे से कोई बाहर निकला नहीं था। सर इस केस की गुत्थी तो उलझती जा रही है। ना सांप ने किया है, ना इंसान ने किया है, फिर ये खून पे खून कौन किया जा रहा है? एक्सरे। इसका जवाब वो एक्सरे देगा जो हमें क्राइम सीन पे मिला था। बिल्कुल सही कहा तुमने दोस्त, और इस एक्सरे ने जवाब दे दिया है भाई साहब। और जवाब यह है कि ये एक्सरे नकली नहीं है, असली है। सर आप ये कहना चाहते हैं इस आदमी का जो दांत है ये दांत सांप के दांत। तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये असली इंसान के दांत है जो सांप के दांतों जैसा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं सर इस केस में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो माना कि एक ऐसा इंसान है जिसके दांत सांप की तरह है, तो फिर वो कमरे से गायब कहाँ हो गया? वहां पे तो एक बिल था, बिल से गायब हो जाएगा क्या कोई आदमी? अरे यार तुम मन में आ रही जो बोल रहे हो, मैंने ये कहा जो तुम बोल रहे हो। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ तो बताइए जिससे हम इस केस में आगे बढ़ सके। देखो दोस्त, मैं सिर्फ सच्चाई बता सकता हूँ, और सच्चाई ये है भाई कि ये जो एक्सरे में दांत हैं, ये तो भाई सांप के ही दांत हैं। Yes. Really? You sure? Okay, thank you. क्या तारिका, रिपोर्ट आई? सर शिशिर के शरीर में जो जहर मिला है वो क्रेट सांप का है। ये लो, क्रेट सांप का। और सर आर्यन के शरीर में जो जहर है वो कोबरा का है। यानी तो अलग अलग सांप ये जुर्म कर रहे हैं। मतलब ये क्राइम को इंसान ही कर रहा है जो कोबरा और क्रेट जैसे सांपों के जहर को आसानी से अरेंज कर सकता है कहीं से। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो इंसान है तो फिर छेद में गायब कैसे हो सकता है? राज का जवाब शायद वहीं छिपा है। रेडी? हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं ना, सबकी लिस्ट बनाओ, कुंडली चेक करो सबके, फोन रिकॉर्ड्स वगैरह सब देखो। फिर बाकी परिवार वालों को भी कुंडली निकालते हैं।
क्या पता इनमें से किसी के पास कोई गहरा मकसद हो ये दो खून करने के। सर पूरे परिवार की कुंडली निकाल ली, काफी अमीर लोग हैं, दो दो हॉस्पिटल्स हैं इनके और दुनिया के कोने कोने में प्रॉपर्टीज खरीद रखी। मतलब पैसा मोटिव हो सकता है, दुश्मनी का भी एंगल हो सकता है सर। संकट लगा हुआ है पता लगाने में। अच्छा ये फैमिली में आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ पता चला? सर पूरा परिवार बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहता है, सिवाय दो बहुओं के। हालांकि वो आमने सामने झगड़ती नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कुछ खास पसंद भी नहीं करते। और ये आयुष और ये सचिन शिशिर का बेटा, उनके बारे में क्या? सर आयुष का अमेरिका में हॉस्पिटल खोलने का बहुत बड़ा प्लान था और उसके दोनों भाई शिशिर और आर्यन उसके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और सचिन को तो वैसे भी पापा की वसीयत मिलने ही वाली थी। जब खून हुआ तो इनकी जो एलिबाई है उसके बारे में क्या है, कितना सच है? सर ये आर्यन का जब खून हुआ ये सब दिल्ली में थे। हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन की फोटो देखी है मैंने, चेक की। और जब शिशिर की मौत हुई उसके परिवार वाले घर पे ही थे सर, सिवाय इस सचिन के। और ये दो नौकर फैनी और हीरा दोनों ही बहुत वफादार है सर, पिछले 30 साल से परिवार की सेवा कर रहे हैं लोग। आप रेडी? अच्छा ओके ओके थैंक यू सर। एक सांपों की विशेषज्ञ है मायरा, हर्पेटोलॉजिस्ट मायरा। हॉस्पिटल से 5 बार फोन किया गया इनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली में से ही किसी ने फोन किया हो, मायरा को सांप का जहर बनवाने की ऑर्डर दी? हो सकता है सर। सर अब सर इस फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन मिल गया सर। कौन है वो? बेंटो। ये शिशिर और आर्यन की मौत से पहले उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उससे। बेंटो वो बिल्डर जो लोगों को पैसे देते हैं ब्याज पे? हाँ सर, गलत काम करता है और निशान भी नहीं छोड़ता है। अभिजीत, इस बेंटो को ब्यूरो में बुलवा देते हैं। पता है सर, तुम और पंकज जाकर इस हर्पेटोलॉजिस्ट मायरा को मिलो, देखो कौन सा जहर और किसने बनवाने की ऑर्डर दी थी उसे। सर मैं जरा चलता हूँ, आप यहाँ संभाल लेंगे, मैं चलता हूँ सर। एक मिनट बैठो। एक बात बताओ, तुम ये सांप से इतना डरते क्यों हो? डरता नहीं हूँ सर, ये देखिए ना बगल में बैठा हुआ है वो मेरे। डरता नहीं, बस मुझे थोड़ा घबराहट होती है सर, वो सांस चढ़ जाती है बस। जी कहिए। जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मायरा जी, यस। हम लोग सीआईडी से हैं। हैव अ सीट। मायरा जी, एक केस के सिलसिले में हम कुछ पूछताछ करने हैं आपसे। दो खून हो गए। ओह माय गॉड, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? 2 हफ्ते पहले आरएम हॉस्पिटल से 5 फोन कॉल्स आए थे आपके पास। जी आए थे, लेकिन उनका इस केस से क्या लेना देना? ये 2 लोग जो जिनका खून हुआ है वो आरएम हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। ओह। इन दोनों का खून सांप के जहर से हुआ है। और वो खून सांप के काटने की वजह से नहीं हुआ है, किसी इंसान ने वो जहर खूनी को दिया है और उसने मर्डर किया। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि खूनी की मदद मैंने की है जहर सप्लाई करके? हाँ ऐसा ही कुछ है। ये बताइए कि हॉस्पिटल से आपको वो फोन कॉल्स किसने किए थे? शिशिर और आर्यन। शिशिर और आर्यन? इन्हीं दोनों को तो खून हुआ है। क्यों फोन क्यों कर रहे थे ये लोग? सिर्फ उन्होंने मुझे कॉल किया है, बल्कि वो मुझे मिलने भी आया था। और जहर लेने नहीं, बल्कि जहर की दवा एंटीडोट लेने। एंटीडोट? बहुत अजीब सी कहानी सुनाई। कह रहे थे कि कोई सांप की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती है एंड उनको ये जहर की दवा चाहिए। फिर क्या? मैंने उन्हें कह दिया मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करती। तो आपने उन्हें वो एंटीडोट दिया या नहीं? एंटीडोट कैसे देते? उन्हें कोई ऐसा एंटीडोट चाहिए था जो हर एक सांप के जहर के खिलाफ काम कर सके। ऐसा कोई एंटीडोट होता ही नहीं है। अलग अलग जहर के लिए अलग अलग एंटीडोट होता है। तो दोनों यहाँ से खाली हाथ वापस गए? जी, एंड आई एम सॉरी, आपको भी खाली हाथ जाना होगा।
बिकॉज मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। मायरा जी, जस्ट फॉर माय जनरल नॉलेज, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले चीज पैनिक बिल्कुल ना करें, डॉक्टर को बुलाएं, लेकिन डॉक्टर का वेट करते हुए जिस पार्ट पे आपको काटा गया है उसे कंप्रेस कर लें, किसी चीज से बांध लें ताकि जो जहरीला खून है वो आपके हार्ट तक ना पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। चले सर? चलो, तब तक देखते हैं एसीपी साहब को बेंटो से क्या पता चला। हाँ, ये बात सही है कि मेरी शिशिर और आर्यन के साथ बहस हुई थी, लेकिन आपका ये इल्जाम सरासर गलत है कि मैंने उनका खून किया। तो फिर किसने किया खून? मुझे क्या पता बॉस। रही बात उनको मारने की, यदि मुझे उनको मारना होता तो सर मैं ये सांप बिच्छू वाला गेम नहीं खेलता, मैं सीधा अपना घोड़ा लेता और उनको। लेकिन सर आप जानते हैं कि मैं कानून की कितनी इज्जत करता हूँ। हाँ मालूम है कानून की कितनी इज्जत करते हो तुम। ये बताओ, आर्यन और शिशिर से किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर मैंने उनकी गोवा वाली जमीन खरीदी थी और उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उन्होंने साइन भी किए थे। तो सर अचानक वो मुकर गए और मुझे फ्रॉड बोलने लगे और कहते हैं कि उन्होंने किसी भी पेपर्स के ऊपर साइन ही नहीं करे। और आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं उस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साथ लाया हूं। ये लीजिए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए एसीपी साहब, मैंने थोड़ी बहुत हेरा फेरी करी है, लेकिन उतनी जितनी बाकी के लोग करते हैं। लेकिन आप मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने ये डील पूरी ईमानदारी के साथ करी है। आप चाहें तो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मैंने उन्हें 15 करोड़ रुपए व्हाइट में और 35 करोड़ रुपए कैश में दिए। किसके अकाउंट? मीनाक्षी देवी के अकाउंट में। मीनाक्षी देवी जी बेंटो सच कह रहा था, उसने आपके अकाउंट में पैसे डाले थे। जगह जगह पैसा लगा है मेरा, इतने सारे शेयर हैं। अब सब डील तो मैं याद नहीं रख सकती ना। आप याद नहीं रख सकती, लेकिन कोई और तो होगा जो उसका ख्याल रखता हो। हर अकाउंट, हर डील की देखरेख के लिए एजेंट रखे होते हैं ना हमने। अच्छा, तो फिर इस डीड का एजेंट कौन था? इस प्रॉपर्टी की डीड में आपके बेटे शामिल थे। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इन सब में मेरे बेटों की मौत का क्या मतलब। मीनाक्षी देवी जी, आपके दोनों बेटे हैं, सांप के डसने से नहीं मरे, किसी इंसान ने मारा है उन्हें। किसी ऐसे इंसान का जिसके पास ठोस मकसद था आपके दोनों बेटों को मारने का। ऐसा मकसद किसका हो सकता है? इस डील से जुड़े किसी इंसान के पास। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन एजेंट कौन था इस डील का। बस कीजिए आप। एक तो उन सांपों ने मेरे दो बेटे मुझसे छीन लिए और आप सीआईडी वाले इस केस को नया चेहरा देने पे लगे हुए हैं। आप मान क्यों नहीं लेते कि ये सांपों का किया तो रहा है ये सब कुछ? बस आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए, हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं, ना पैसा ना दौलत। अरे आप मेरी माँ की हालत देख रहे हैं, ना सो पा रही है ना खा पा रही है। दिन रात में भगवान से यही दुआ करते रहती है कि इन्हें भी इनके बेटों के पास बुला ले। आयुष, आयुष, तुम्हारे दोनों भाइयों की मौत शायद प्रॉपर्टी की वजह से नहीं हुई है, लेकिन ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है और उसका अगला शिकार शायद तुम हो। सर, क्या सच में मेरी जान को खतरा है? जी हाँ, लेकिन घबराओ मत, इस बार हम तुम्हारे साथ में हैं उस सांप का सामना करने के लिए। तुम्हारे दोनों भाइयों पे हमला रात में हुआ था, तो शायद तुम पे भी हमला रात को ही होगा। सब पूरी तैयारी हो गई है, बेड के आसपास रेत डाल दी है। आप देखते हैं सांप आके डसता है या और कुछ। सर नाइट विजन कैमरास भी लगा दिए ताकि उसका चेहरा हमें दिख जाए। वेरी गुड। सर ये देखिए, कुछ रेंग रहा है। माय गॉड, अटैक हुआ। लेट्स गो। सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं। सिवाय ये सांप के निशान के। माय गॉड,
देखो यार, मैं जानता हूं आप लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज पहले मेरी बात सुनो। बस इस बार भी सांप नहीं था। और सर, जो रेत आप लोगों ने वहां डाली थी उसमें से भी सांप से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला है। और फुटेज क्लियर नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि सांप है? हम अगर उस पुतले पे जो जहर मिला है वो कोबरा का है, और कांटा भी उसने सांप की तरह ही है। कांटा सांप की तरह है, जहर कोबरे का, दांत का निशान सांप का। ये सांप नहीं तो आखिर है क्या? नहीं सालुंकी नहीं, अब ये मत कह रहे कि तुझे कुछ पता नहीं। यार तीसरा खून होते होते बच गया है, तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से खुद तो मदद चाहिए हमें। हम जवाब नहीं दे रहे, हम क्या काम नहीं कर रहे? सर ऐसी बात नहीं है, हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, जो भी हमसे बन पा रहा है। क्या देखो, हमें इतना मालूम है कि ये खूनी जो भी है उसने 3 भाइयों में से 2 भाइयों का खून किया है, और तीसरे भाई पर वो फिर से कल कोशिश करेगा, कल रात को। और अब ये खूनी सांप है, इंसान है, जो भी है, जल्द से जल्द इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। हाँ पंकज, ओके ठीक। सर, पंकज का फोन था, उसे उस एजेंट का एड्रेस मिल गया है जो इस फैमिली की प्रॉपर्टीज की डील करवाता है। मदन नाम है उसका, और ये बिल्डर वाली डील भी उसी ने करवाई थी। मदन ने पहले भी डील में हेराफेरी की, और शायद इस शिशिर और आर्यन को इसके फ्रॉड के बारे में पता चल गया होगा। इसके पहले कि इसका पूरा भांडा फूटता, दोनों को रास्ते से हटा दिया। मदन, इस मदन के घर जाओ, नींद में से उठाओ उसे और नींद हराम कर दो उसकी। कौन है? अबे दिमाग तो गिरवी नहीं रख के आए हो, हैं? जान दो क्या वक्त हो रहा है? हाँ? तुम्हारी गिरफ्तारी का वक्त हो गया। सीआईडी 420 का अंजाम जेल चल के भुगतना। बेंटो ने सब बता दिया हमें। मदन, दरवाजा खोलो, यहाँ पे छुपने का कोई फायदा नहीं। अरे चले जाओ यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। शिशिर और आर्यन का खून किया तुमने, दरवाजा खोल। अरे मैंने किसी का खून नहीं किया। लाइट्स ऑफ क्यों? पीछे का क्यों? कहीं आत्महत्या तो नहीं कर रहा है? हटो। क्या हुआ? नो, सांप है यहाँ, इसी कमरे में। ये कौन है? ये सांप के दांतों वाला आदमी? ये सारे जुर्म यही कर रहा है क्या? आधा आदमी आधा सांप। सर ये कौन सा क्रीचर है? नहीं पंकज, ये आदमी ही है। बाहर जाओ जल्दी, पकड़ो इसे। लड्डू लम, ये जहर तुम्हारे दिल तक पहुंचना नहीं चाहिए। सर, इसका मतलब जो आदमी हमें घूर रहा था उसी ने काटा है? हो सकता है। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। देखो यहाँ आसपास कोई लाइट का स्विच है क्या? सर लगता है सांप ने काट लिया। एक मिनट, नहीं, लंबी लंबी सांस लेते रहो। एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ सर। सांप अभी भी कमरे में ही है।
समझ गए? मेटल के सांप का क्या पता चला? बस उस पर थोड़ा टेस्ट करना बाकी है, जल्दी पता चल जाएगा। फ्रेडी सर कैसे है अभी? ठीक है, वो जहर निकल चुका है। और वो मदन? वो भी स्टेबल है, फिलहाल सदमे में है। कुछ वक्त लगेगा उसे नॉर्मल होने में। तो एक बात तो पक्की है, ये मदन तो खूनी नहीं। हाँ, खूनी कोई और है, लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन है मदन और प्रॉपर्टी की डीलिंग के साथ। और वो सांप की खाल जो पंकज को मिली थी, वो वाली खाल खास बनवाई गई है 10 अलग अलग सांपों की खाल का इस्तेमाल करके। और वो सांप वाले दांत जो एक्सरे में दिखे थे? पूर्वी वो दांत दरअसल सांप के दांत है ही नहीं, वो एक इंसान के दांत है। अरे पहले तो आपने कहा था कि पहले कह रहा था, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि इस इंसान को एक खास किस्म की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। मतलब इस बीमारी में इंसान के नाक, बाल, खाल, दांत ये सब कुछ अजीब तरीके से डेवलप होने लगते हैं, जैसे इस इंसान के साथ हुआ। मतलब इस केस से सांप का कुछ लेना देना है नहीं। सर ये बहुत ही रेयर डिसीज है। पूरी दुनिया में सिर्फ 30 से 40 ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी के शिकार हैं। और हमें एक हॉस्पिटल से एक आदमी के बारे में पता चला है जो इस बीमारी का शिकार है। एड्रेस क्या है इसका? यही है सर। कल रात को मदन के घर के बाहर क्या कर रहा था? कल रात तो मैं यही था। और मदन कौन है? और आप लोग कौन है? सीआईडी। मदन कौन है? एक ऐसा हाथ पड़ेगा ना, सब याद आ जाएगा मदन कौन है। एक मिनट। कल रात आपने शायद अमित को देखा होगा। ये अमित है, ये कई दिनों से लापता है। कल शायद आपने इसी को ही देखा होगा। कब से गायब है? पिछले 2 हफ्तों से। मैं पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई है। हमारी बीमारी के कारण हमें नौकरी भी नहीं मिलती है, लोग हमें देखकर भाग जाते हैं, इसीलिए हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता है। 2 हफ्तों पहले अमित खुशी आया था, कहने लगा कि हमारी बीमारी का इलाज मिल गया है। बस सर, इसी दिन से अमित लापता है। कोई तो है जो अमित की बीमारी का फायदा उठा रहा है और उस परिवार को डरा रहा है। उसकी बीमारी ठीक करने के लिए उसे यहाँ से ले गया होगा सर। करेक्ट। और जिस किसी ने भी ये सौदा किया अमित के साथ, वो कोई डॉक्टर ही होगा। सर उनका तो पूरा खानदान डॉक्टर है, उनका खुद का हॉस्पिटल भी, कोई भी कर सकता है। आलोक सर। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या सर? डॉक्टर सालुंके का फोन था, आखिर में वो जहरीला सांप मिल ही गया। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ है वो सांप? बताइए ना। पंकज तो सांप के डर से अंदर आ ही नहीं वैसे। तारिका, सांप किधर है? सांप इधर है। अरे वाह, क्या है ये? बॉस, ये रोबोटिक स्नेक है। वो जो मेटल के टुकड़े मिले थे, मैं तभी समझ गया था कि खूनी ने इसी तरीके की किसी चीज का इस्तेमाल किया हुआ। ऐसा ही सांप बनाया हुआ है, रोबोटिक स्नेक। और इस रोबोटिक सांप में कैमरा लगा हुआ है और एक ऐसा डिवाइस भी जो किसी पे भी जहर इंजेक्ट कर सके। और इसके लिए किसी भी छोटे बिल में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। रोबोटिक आर्म के बारे में तो सुना था, वो जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं ऑपरेशन के लिए। तो सर ये सब हॉस्पिटल में आसानी से मिल सकता है। शायद खूनी ने इसी का इस्तेमाल किया हो ये सांप बनाने में। हाँ, लेकिन बस रोबोटिक आर्म का रेंज ऑफ मोशन काफी कम होता है, लेकिन हाँ, टेक्निक यही इस्तेमाल की हो। इसका तो एक ही मतलब है अभिजीत, कि जिसने भी ये मेटल का सांप ऑपरेट किया है वो बिल्कुल ऑफिस या फिर स्विमिंग पूल के आसपास ही होगा। फिर तो सर ये लगता है किसी नजदीक वाले आदमी का ही काम है। क्या कोई परिवार वाला? ये बिजली कैसे चली गई? फ्यूज उड़ गया होगा। मैं चेक करता हूँ। सचिन, देखना सब। क्या हुआ?
क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दूसरे घर में ठहरने के लिए कहा था ना। जवाब दो अमित। अमित नहीं, अकेल। अमित मेरा भाई है, वो भी जुड़वा। जुड़वा? अच्छा देखो, हम ये जो भी कर रहे हैं तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसी भलाई जो निर्दोषों के खून से रंगी है। क्यों, है ना आयुष? आप लोग? ये हमारा प्लान था, असली सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए। शायद तुम भूल गए आयुष कि अमित का कोई जुड़वा भाई भी है, और फिर तुम हमारे चंगुल में फंस गए। हमें अपने चंगुल में फंसाना इतना भी आसान नहीं है। मायरा, मीनाक्षी देवी को तो हम बचा लेंगे, लेकिन तुम दोनों को सीआईडी से कौन बचाएगा? हाँ? जुए की लत लग गई थी मुझे, करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ गया था मुझ पर। इसलिए आज से 2 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी के कागजों पर आर्यन और शिशिर भैया के साइन ले लिए थे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए और भैया ने मुझसे कहा कि उस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहते, मैंने उस समय तो कुछ बहाना बना लिया, लेकिन फिर एक दिन भैया को पता चल ही गया कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है ही नहीं। और इससे पहले कि उसे कुछ पता चल जाए इस बारे में, तुमने अपने दोनों भाइयों को खत्म कर दिया। शर्म आ रही है मुझे आज अपने आप पे, तुझे अपना बेटा कहते हुए। माँ, मैं क्या करता? अगर भैया को पता चल जाता तो वो मुझे घर से निकाल देते, जायदाद से बेदखल कर देते। इसलिए मैंने मेरी गर्लफ्रेंड माहिरा की मदद ली। अमित की बीमारी के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, सोचो उन्हीं का सहारा ले लेते हैं अपना जुर्म छुपाने के लिए। आयुष ने मुझे मीनाक्षी देवी के बारे में कहा था कि वो बहुत अंधविश्वासी हैं, तो सांप की बात पर आंख मूंद पर विश्वास कर लेंगे। मेरे दिए जहर से आर्यन की डेथ हुई है। शिशिर के मौत के वक्त भी मैं ऑफिस में छुप गई थी। उसी छेद से मैंने सांप को भेजा शिशिर को डसने के लिए। अमित का इस सब में कोई कसूर नहीं, उसे तो हम काउंसलिंग के लिए भेज देंगे, वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा। मगर तुम दोनों, आयुष और मायरा, जिस जुर्म के रास्ते पर चल रहे हो ना, वो रास्ता खत्म होता है फांसी के फंदे पे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।